गाजा के अल तुफा नेबरहुड में हमास पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने लगातार 3 हमले किए हैं। बड़ी खबर आ रही है, कई इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं और मारे गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो 25 अप्रैल 2025 को आईडीएफ पे जो हमला शुजैया में हुआ था, जिसमें आईडीएफ के एक अफसर और एक सोल्जर मारे गए थे, उसमें अफसर का जो नाम आया है वो अफसर था जिसने गाजा में बहुत जुल्म किए थे। उसको चुन चुन के हमास ने मारा है। अब आप देखिए, आज 28 अप्रैल 2025 है। मैं डेट बता रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा आप डेट नहीं बताते। आज 28 अप्रैल 2025 है। 17 अप्रैल 2025 से लगातार हमास ने मारना शुरू किया। 8 लेके 28 ये 17 अप्रैल से 11 दिन हो गए। 9 दिन में 6 हमले, 11 दिन में आप बताइए आज के 3 हमले मिला लीजिए तो ये 10 करीब हमले ऐसे ही हो गए। अल तुफा में जो पूरी घटनाएं घटी हैं वो आप देखिए बड़े लेवल पे हुई हैं। और इसमें मरकवा टैंक को मारा है यासीन 105 मिलीमीटर मिसाइल से। उसके बाद एंटी पर्सनल माइन एक आईडीएफ इन्फेंट्री पे छोड़ दी उसी जगह। और फिर तीसरी घटना हुई, उसमें एक बिल्डिंग में जो अपने को बैरिकेड आईडीएफ एक यूनिट की हुई थी, उस पर उन्होंने एक एंटी टैंक गन मार दी। ये एंटी टैंक गन मारना यही शुजैया में हुआ था 25 अप्रैल को, और जिसमें वो जो शुजैया का आईडीएफ आतंकी मारा गया, जिसका नाम और जिसके कारनामे, वो 2 नाम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए बड़ी घटना यमन से आई। यमन पे आज अमेरिका ने एक बड़ा कायराना हमला किया। जो यमन के बाहर से, जो अफ्रीका से लोग यमन आते हैं मजदूरी करने, वो उनके लिए शेल्टर्स बनाए गए, वहाँ वो रेस्ट कर रहे थे। यमन के थे भी नहीं और उन पे अमेरिका ने सीधे हमला किया और उसमें करीब 80 से ऊपर लोगों के मारे जाने की, शहीद होने की आशंका है। लेकिन एक और खबर है कि जो करीब 100 अफसर, जो यमन की दूसरी सरकार है, जो एक एडन में है और जिसको सऊदी अरेबिया का सपोर्ट है, जो 10-15% यमन को कंट्रोल बस करती है, उसके करीब 100 ऑफिसर्स वो डिफेक्ट कर गए। सीधे चले गए, सना पहुंच गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जो अंसारुल्लाह की सरकार है इसके साथ। ये भी बड़ी घटना होगी। उसके बाद पूरे के पूरे यमन में एक बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है। सारी जितने कबीले हैं, और आप जानते हैं यमन अरब देशों का सेंटर माना, सऊदी अरेबिया सेंटर नहीं है यमन। आप अरब के लोगों से बात करिए, वो अपना ओरिजिन यमन से मानते हैं। यमन को वो अपना क्रेडल मानते हैं कि यहाँ से हम लोग उभरे। जैसे सेंट्रल एशिया क्रेडल है, बहुत सारे एरियन जो फोर्सेस हैं, पीपल्स हैं, जो भी आप कह लीजिए। रेसिस की तो थ्योरी अब डिस्क्रेडिट हो गई। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि यमन में एक जनरल मोबिलाइजेशन हो रहा है। वहाँ की जो ट्राइब्स, सबसे एंशिएंट ट्राइब्स हैं, वो एंशिएंट ट्राइब्स मोबिलाइज कर रही हैं एक बड़े वॉर के लिए, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, और जो गाजा की मदद के लिए होगा। बड़ी घटना होने जा रही है। मैंने पिछले साल ही प्रिडिक्ट किया था कि यमन ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा, सीधे जमीनी हमला वो इजराइल पे करेगा, और उसका मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। कोई चीज को रोक नहीं सकता है। उसके बाद देखिए नेतन्याहू ने आज फिर एक अपना जो महत्वपूर्ण बयान होता है, एक फिर से उन्होंने बयान दिया नेतन्याहू ने कि हम ईरान के फिर सारी के सारी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है बिना उनको डिस्ट्रॉय किए हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद जवाब ईरान की तरफ से आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा ये तो खैर भूल ही जाओ कि ईरान का तुम कुछ बाल भी वाक़ा कर सकते हो, उसके एवज में तुमने कोशिश की हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, उसके एवज में हम क्या करेंगे, फिर वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा, ईरान ने सवाल पूछा कि ये जो तुम बोल रहे हो नेतन्याहू, ये अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में बोल रहे हो कि अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हो, और क्यों इस बात मतलब अमेरिका से अलग हट के बोल रहे हो, और ये क्यों कहा उन्होंने, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें ट्रंप की एक नीति जुड़ी है। ट्रंप जैसे एक जो अपना एक उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और वो देख रहा है कि इजराइल से ज़्यादा फायदा है कि अरब देशों से, वो सारी पूरी राजनीति इसके पीछे है। उसके बाद देखिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप का फिर उसी समय बयान भी आ गया कि हम लोग ईरान के साथ बातचीत में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट इससे आएगा, ये उसका कहना है। फिर देखिए जो बेरूत पे एक हमला बड़ा एक ज़बरदस्त इजराइल ने कल किया था, और उसमें देखिए वो शिया मुस्लिम्स का एरिया है। हालांकि जो इजराइल सोच रहा था कि सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। अभी कैजुअलिटीज़ की लिस्ट पूरी नहीं आई है, लेकिन जो इजराइल सोच रहा था वैसा नहीं हुआ।
फिर देखिए एलोन मस्क ने यूएस और चाइना के पावर जनरेशन में डिफरेंस क्या है इसका उसने एक चार्ट पब्लिश किया, जिसमें चाइना का जो आर्क है वो ऊपर ही चलता चला जा रहा है और अमेरिका के नीचे चलता चला जा रहा है। यानी पावर मतलब सारी चीजें हो गई। चाइना ने डीप सीक बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एक और एआई यूनिट बनाई है नई, उसने फ्लाइंग व्हीकल्स तक बनाने मतलब उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। और अब पावर जनरेशन में चाइना न केवल अमेरिका से आगे चला गया बल्कि कई देशों को वो बिजली भी पहुंचा रहा है। और यहां पर देखिए जो पहलगाम का जो पूरा मसला है, आज मैं डीबी लाइव पे था, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमने की। कल हम उस पर आपके लिए एक वीडियो लाएंगे करीब 3 से 4 के बीच में। कल 3 वीडियो आएंगे कल। और इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण बात मैंने जो डीबी लाइव में कही वो यही कही कि पूरे पहलगाम मसले पे भारत की सरकार कंफ्यूज्ड है। साफ साफ बात आ रही है, बड़े बड़े विशेषज्ञ जैसे प्रवीण स्वामी उन्होंने खुल के कहा है इंडियन उस पर, और जबकि पाकिस्तान के ये यूट्यूब चैनल बैन कर रहे हैं और पाकिस्तान के खैर वो अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, उनकी थ्योरी में भी बहुत क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो प्रवीण साहनी कह रहे हैं, जो भारत के जो मतलब बहुत ही सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान से लड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की में अब बाईलैटरल मामला रह ही नहीं गया, ट्राईलैटरल हो गया, चाइना आ गया। और यह बात जी जिनपिंग ने 11 अक्टूबर 2019 को मोदी को बता दी थी, जब 370 हटने के बाद, कि अब देखो पाकिस्तान के साथ चाइना इक्वेशन में आ गया है, तुमको हमारे साथ आना है तो आ जाओ, अच्छी बात रहेगी, और वरना अगर अमेरिका इजराइल के साथ जाना है तो एक दूसरी स्थिति बनेगी। ये देखिए पूरी बात है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ भी बोल दिया है कि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। ये बेसिक सवाल लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खैर ये सब हम कल के वीडियो के लिए हम रखते हैं। और इसमें हम आपको एक चीज़ और बता दें कि कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से अभी मैं वीडियो जो मेरी वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं इसकी वजह से मैं अभी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी हम कल परसों से शुरू करेंगे। उसके बाद देखिए जो रशिया, अब जो रशिया का जो एक बड़ा सवाल यूक्रेन युद्ध को लेके है कि यूक्रेन युद्ध रुक नहीं रहा है। ट्रंप ने कहा था हम रोक देंगे, लेकिन रुक नहीं रहा है। जेलेंस्की, रोज होता है कि जेलेंस्की ने अभी डील कर ली है, जो रेयर अर्थ मिनरल डील अब कर लेगा जेलेंस्की, तब कर लेगा, अब कर लेगा, तब कर लेगा, लेकिन वो कब करेगा उसकी कोई चीज, कोई डेडलाइन ट्रंप को भी समझ में नहीं आ रही है। ट्रंप कभी नाराज होते हैं जेलेंस्की पे, कभी कहते हैं अच्छा ठीक है थोड़ा और टाइम दे दो। रशिया के प्रति तो वो भाई रशिया से तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते। वो ये कह चुके हैं कई बार कि विकल्प जो है अगर युद्ध जारी रहा तो रशिया पूरा यूक्रेन ले लेगा। फिर आप देखिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो चाइना का विरोध है, वो अब जो ताइवान का सवाल है वो भी उभर के सामने आया। और ताइवान के सवाल में चाइना का विरोध ट्रंप ने मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप ने नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। लेकिन इस विरोध की सबसे जो खास बात है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ही कुछ लोग हैं उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो कभी आज तक अमेरिका ने नहीं दिया, और जिसका जो इस तरफ इंगित करता है, हिंट करता है कि चाइना को कैसे एक सुपर पावर के रूप में अमेरिका देखने लगा है। अच्छा, भारत और चीन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, मतलब भारत चीन पाकिस्तान से ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा अभी जो 2 दिन पहले बयान दिया था, परसों शायद, उसने कहा था कि ये तो इंडिया और पाकिस्तान ये मतलब इनके बीच कश्मीर को लेके 1000-1500 साल से पूरी लड़ाई चल रही है, अपने आप सुलझा लेंगी। क्यों कहा उसने ये? अच्छा, एक तो 1000-1500 साल की लड़ाई नहीं है। पहली जो मुस्लिम डायनेस्टी है कश्मीर, वो 1339 में आई, और उसके बाद कश्मीरी पंडितों का हर मुस्लिम रूल में वहाँ पर एक वहाँ पर बड़ी भूमिका रही। लेकिन चलिए ये कश्मीर की हिस्ट्री पे एक अलग वीडियो बनता है। ट्रंप ने जो ये कहा कि अपने आप ये सुलझा लेंगे, वो उसने चाइना को ध्यान में रखेगा कि चाइना जो है वो, क्योंकि वो उसको एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को चाइना को दे दिया गया लिटरली, इसका मतलब ये हुआ, और चाइना ही इसको सॉल्व करेगा, तो हमको बीच में नहीं पड़ना है। तो ये बात जो भारत में कही जा रही है कि ट्रंप अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वॉर का, और मार ये वो, अरे शंकराचार्य जी ने धो दिया, सारे पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को धो दिया। उन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो पानी रोकेंगे, 20 साल लगेंगे एक छोटा सा डैम बनाने में इंडस पे, जो इंडस का हिस्सा तुम्हारे यहां से गुजरा। तो मैं आपको 2-3 दिन से ही बात बता रहा हूं, संभव ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ही ऐसी दुनिया में नहीं है। तो ये सब बातें भूल जाइए।
उसके बाद देखिए जो आज जो नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया ईरान पे, तो ईरान ने फिर पलटवार किया। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची, उन्होंने कहा कि ईरान पे जो अटैक है उस पर तो बहुत ही बड़ा एक जवाबी, मतलब अगर ईरान पे अटैक हुआ तो उस पर जवाबी हमला होगा। और फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप को अब जवाब देना चाहिए नेतन्याहू का। अब देखिए ट्रंप को ईरान घेर रहा है। अब अगली जो बातचीत होगी, 3 राउंड की बात हो चुकी है, अब अगली जो बातचीत होगी रोम में हो या मस्कट में हो, उसमें जरूर ईरान इस सवाल को उठाएगा और घेरेगा यूएस को कि देखो ये नेतन्याहू क्यों कह रहा है। ईरान से संबंधित दूसरी बात, जो बंदरगाह में जो शाहिद रज्जा जो बंदरगाह है बंदर अब्बास में, वहां पर जो आग लगी, भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें अब जो करीब 40 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबर, बड़ी दुखद, और करीब 1000 से ऊपर लोगों के घायल होने की खबर है। उस पर पहली बार एक ईरान के पार्लियामेंटेरियन ने कहा है कि इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है। और ईरान के सर्वोच्च नेता खमैनी साहब ने जो बयान दिया इस पर, उन्होंने कहा इसकी सुरक्षा जांच होनी चाहिए, सुरक्षा और न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच होनी चाहिए, किसी भी लापरवाही या जानबूझकर किए गए कृत्य को उजागर करना चाहिए। वो बोल चुकी, किसी भी लापरवाही या जानबूझकर। और आपको बता दें, ये जो मैंने कल भी कहा था, ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 आ रहा है, पक्का इसमें इजराइल का हाथ निकलेगा और ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3 आएगा। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में आज जबरदस्त इजराइल की हार हुई 2 फ्रंट पे। एक तो अल बिरे में जो अल शरीयत नेबरहुड है, वहां इजराइल को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बेता में इजराइल पीछे हटा, और फिर नाब्लस में जो अल एन रिफ्यूजी कैंप है उसका पूरा वीडियो आया है, और बड़ा अजीब सा वो वीडियो है 1.5-2 मिनट का। उसमें इजरायली फोर्सेस इधर उधर भाग रही हैं, कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं, कभी इस चौराहे पे जाती है, कभी उस चौराहे, कर कुछ भी नहीं रही है, किसी गली में नहीं घुस रही है, और गली में ठसाठस फिलिस्तीनी युवा भरे हैं, और वहां से वो धाड़ 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 अपना बम फेंक रहे हैं। कितने बम फेंके कोई गिनती ही नहीं है, और किसी गली में इजरायली सोल्जर नहीं जा रहे। और इससे जुड़ी जो खबर एक वो भी आ रही है कि इजरायली सेना का ये हाल है कि हेलमेट, मतलब जो पुराने हेलमेट हो जाते हैं, हेलमेट रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं सोल्जर्स के, ये हाल है। उनके पास हेलमेट रिप्लेस करने की ताकत नहीं है, और नेतन्याहू बड़े बड़े हथियार मंगा लेते हैं। उन हथियारों का क्या करोगे जब तुम्हारे आईडीएफ के सोल्जर के पास हेलमेट एक प्रॉपर नहीं है? बुलेट प्रूफ वेस्ट की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो एक जो नेतन्याहू ने शगुफा छोड़ा था कि हमने इजरायली सोल्जर्स के पास हर इजरायली सोल्जर के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट रहेगी। मतलब 70-80 हज़ार सेना, जो 1.5 लाख रिजर्विस्ट, सबके पास, वो तो खैर छोड़ दीजिए, किसी के पास नहीं है बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं है। इसीलिए देखिए कुत्ते की तरह लोग मारे गए हैं इजरायली। ये 17 अप्रैल के बाद आज 28 अप्रैल हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ 11 दिन हो गए हैं लगातार। और अभी अल्तुफा में जो मारे गए, मैंने शुरू में कहा, उसकी अभी पूरी उसकी डिटेल्स, उसके आंकड़े भी नहीं आए। अच्छा, अब देखिए ये हालत है इजराइल की आर्मी की। उसके बारे में और भी आगे हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए जो यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स वॉच है, उसका भी फिर से बयान आया। उसने कहा बहुत चिंताजनक स्थिति है गाजा में, स्टारवेशन की, और फैमिन एक्चुअली शुरू हो गया है पूरी। अच्छा, ये बात खैर वो यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको रोज़ इस चीज़ को याद दिलाऊंगा, क्योंकि हमास ने वहाँ पर बड़े बड़े सूप किचन्स अपनी तरह से जो पूरे उनके टनल्स में जो खाना स्टोर्ड है वो चुपचाप वो बंटवा रहे हैं। एक और देखिए महत्वपूर्ण बयान आया है जो गाजा चेंबर ऑफ कॉमर्स से आया। उन्होंने कहा ये 50 फिलिस्तीनी मर्चेंट्स हैं, जो खासतौर पे अनाज के मर्चेंट्स हैं, उनकी वजह से जो अनाज की प्राइसेस है ये इतनी बढ़ गई है, 527% इंक्रीज कर गई। उसमें से 50 लोगों में से कम 10 को पकड़ के हमास ने सजा दी है, तो उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो कम हो गई हैं। बल्कि हमास बहुत जल्दी एक इंट्रोड्यूस करने वाला है कि सारा जितना भी अनाज है वो मुफ्त में बांटा जाएगा, और उसमें जो है मर्चेंट्स को 1 पैसा उनको कमाने नहीं दिया जाएगा। ये बनियों का जो 1857 में भी हर जन आंदोलन या किसान का दुश्मन जो एक साम्राज्यवादी ताकत होती है, उसके साथ बनिया जरूर होता है, जो लोकल बनिया होता है। हम ये नहीं कह रहे सारे बनिया, कोई किसी कास्ट के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन मर्चेंट्स 1857 में भी जो हमले होते थे, जो भारतीयों ने हमले किए, जब भारतीयों ने विद्रोह किया, अंग्रेज़ों को मारा, उसके बाद बनिया को पकड़ा।
तो ये देखिए पूरी परिस्थिति। उसके बाद शिकागो में पूरा एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 5th एम्प्लॉयमेंट फोरम डिसरप्ट कर दिया वहाँ के प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ने, क्योंकि वहाँ पर कुछ इजरायली आर्म मैन्युफैक्चरर्स आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के लड़कों को रिक्रूट करने, तो वो पूरा डिसरप्ट हो गया। फिर देखिए नाब्लेस में एक और, अवर्ता में फिर एक आईडीएफ की हार हुई, वहाँ घुसने की कोशिश की, घुस नहीं पाए। जेनिन में आप देखिए तीसरा महीना शुरू हो गया है और अभी तक रोज खबर आती है कि रीइंफोर्समेंट भेजे जा रहे, मतलब वही वहां पर इजरायली सोल्जर आगे नहीं बढ़ पा रहे। फिर देखिए यूडोत जो अरनौत अखबारी इजरायली अखबार है, उसने खबर दी कि तेल अवीव ने फिर एक प्रपोजल जो अरब नेशन ने दिया था 5 साल की सीज फायर का, ये पता नहीं, ये पहले 4 दिन पहले भी आया था, आज भी आ रहा है। नेतन्याहू रोज अपना एक जो है वो सीज फायर प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। ये 3 दिन पहले भी इसी प्रपोजल को रिजेक्ट किया था, आज फिर खबर दे रहे हैं कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। ये संभव नहीं है। हमास अपने हथियार डाले, हमास तुम्हें मार रहा है। 17 अप्रैल हो गए, 28 अप्रैल, 11 दिन हो गए, कितने लोग तुमने हमास ने मारे, गिनती ही नहीं, और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हम अपनी हार इजरायली स्वीकार कर चुके। आज किसी ने हमसे पूछा कि इसका सोर्स, अरे सोर्स क्या यार, मैंने पिछले तुम्हारे प्रोग्राम में उस इजरायली एनालिस्ट का नाम लिया, मैं क्यों बार बार नाम लूं? तुम जाके देखो, फिर से देखो, ये कल का पूरा वीडियो, नाम है उस इजरायली एनालिस्ट का जिसने कहा है कि हमास इज मोर इंटेलिजेंट देन इजराइल। ये बात उसने साफ साफ कही। फिर देखिए यहिया सिनवार का एक 2023 7 अक्टूबर के पहले का एक भाषण वायरल हुआ है। उस भाषण में उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त भाषण है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम देखिए, जो हम 2011 में यहिया सिनवार छूटे थे, वो जेल में थे, उन्होंने कहा हम तब से और अभी तक हमने एक ही बात की है, 10 साल 12 हम केवल एक ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी नाक जमीन में रगड़ देगी। ये उन्होंने कहा था 7 अक्टूबर के पहले, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद देखिए जो तुलकरेम में भी कुछ मर्चेंट्स, अब यहां देखिए वहां के गाजा के मर्चेंट्स को सजा दी जा रही है। तुलकरेम के जो मर्चेंट्स हैं, उन्होंने वो हमास के साथ हैं और उन्होंने पूरा एक अपने अनाज भी उन्होंने फ्री में बांटे, और फिर उन्होंने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का वाइस प्रेसिडेंट जो एक गद्दार नियुक्त हुआ है, उसका क्या नाम मैंने कल बताया, अली शेख नाम है शायद, तो उसको लेके जो महमूद अब्बास ने नियुक्त किया, उसको लेकर उन्होंने उसकी भर्त्सना की और कहा कि हम उसका साथ नहीं देंगे। फिर देखिए सिंजिल जो रमल्ला में है, वेस्ट बैंक में, जहां पर एक पूरी जो फिलिस्तीनी जनता और जो इजरायली सेटलर्स में खुल के 2-3 दिन लड़ाई चली थी, इजरायली सेटलर्स को पीछे हटना पड़ा था, वहां पर अब इजराइल दीवार बना रहा है। अब ये दीवार कितनी बड़ा, ये बता, अब आप सोचिए आप कि दीवार जो है, ये यहाँ पर जेनिन में भी बना रहे थे लोग, तुलकरेम में भी बना रहे थे, नाब्लेस में भी बना रहे थे, एक दीवार नहीं बनी है, नॉट अ सिंगल। ये बिल्कुल झूठ बात है। साउथ लेबनान में देखिए जो बम्बार्डमेंट इजराइल कर रहा है, हिजबुल्लाह ने कल पहली बार फिर से जवाब दे, एक तरह से इंडिकेट किया कि अब उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। उसने इजरायली ड्रोन्स उन पे हमला किया और लेबनीज जो सरकार है वो कुछ बोल नहीं पा रही, पहली बार। नहीं तो हमेशा लेबनीज सरकार, जो कि अमेरिका इजराइल के इन्फ्लुएंस में भी है, वो हमेशा कहती है कि नहीं, हिजबुल्लाह को हम डिसआर्म करेंगे, ये करेंगे, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसी बात नहीं बोल पाई। बल्कि साउथ लेबनान की एक सुन्नी महिला ने कहा कि जो रेजिस्टेंस के जो हथियार है वो हमारे रेजिस्टेंस के हथियार हमारा खून है, वही हथियार है उनका। मतलब हम सांस ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस सांस ले रहा है और इसीलिए रेजिस्टेंस की जीत होगी। ये देखिए बड़ी चीज है जो वहां से आई है, साउथ लेबनान से सुन्नी महिला ने इस बात को कहा। उसके बाद देखिए हमास के लीडर जो अब्दुल रहमान शदीद हैं, वेस्ट बैंक में जो लीडर हैं, अब्दुल रहमान शदीद, ये हमास के लीडर हैं वेस्ट बैंक में। इन्होंने एक लंबा बयान दिया, इन्होंने एक जगह बताई है, जेनिन, तुलकरेम, हेब्रोन, जेरूसलम, उन्होंने सारी जगह की जहां जहां इजरायली फोर्सेस के साथ एक सीधे लड़ाई हो रही है और इजरायली फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे जितने भी जुल्म हुए हैं, जितने भी वहां पर घर डिमोलिश हुए, हजारों लोग डिस्प्लेस हुए, वो फिर से वापस उनके जो यूथ हैं वो हमास के रैंक्स में आ रहे हैं। वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गढ़ था,
7 अक्टूबर के पहले उस तरह से वहाँ हमास उतना स्ट्रांग नहीं था। आज की तारीख में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पूरी जो सो कॉल्ड सेना है, जिसमें 20-30 हज़ार सोल्जर्स बताए जाते हैं, वो पूरी हार के चली गई। फिर इजराइल अब लड़ रहा है, अब इजराइल भी हार रहा है। तो ये स्थिति पूरी आप वेस्ट बैंक की देख लीजिए। और यहाँ पर इजराइल में जो एक इजरायली सोल्जर जो लेबनान में मारा गया था, उसकी माँ, और एक इजरायली कैदी जो इजरायली बमबारी में गाजा में मारा गया, आज नेतन्याहू फिर से कोर्ट में अपीयर हुए, उनकी डेट थी। वहाँ पर ये लोग घुस गया और नेतन्याहू के सामने उन्होंने कहा कि सुनो नेतन्याहू, जो जहाँ पर हमारे बच्चे गाजा में कैद हैं वहाँ पर शैंपेन नहीं है, वहाँ सिगार नहीं, क्योंकि नेतन्याहू की आदत है कोर्ट में कभी कभी ये सिगार वगैरह पीने लगता है। वहाँ पर शैंपेन नहीं है, वहाँ सिगार नहीं है। तुमने उन प्रिजनर्स को अबंडन कर दिया है जो कि इजराइल की जनता बहुत दिन नहीं सहेगी। और वेंसडे को फिर से बड़े प्रदर्शन की एक मतलब आगाज़ हुआ है, घोषणा हुई है कि उस दिन होगा वेंसडे को। उसके बाद देखिए जो हरीदी यूथ है उन्होंने फिर आज प्रोटेस्ट किया। आज फिर उनका इजरायली पुलिस के साथ भिड़ंत हुआ, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। और फिर देखिए जो उसका नाम, जो शुजैया का जो IDF आतंकी, उसका नाम ईडो वलूक जो शुजैया में का आतंकी, ये एक आर्मर्ड कंपनी का ऑफिसर था, जिसमें ये था जो गाजा में, जिसने पिछले 3-4 महीनों में ये इनकरेज करता था सोल्जर्स को कि सिविलियंस को मारो, घर डिस्ट्रॉय करो, मौज के लिए तुम टारगेट प्रैक्टिस करो, बच्चों को मारो, औरतों को मारो मौज के लिए, और गाजा में घर को गिराओ। वो मार के गिरा दे गया कुत्ते की तरह, उसको पूछने वाला नहीं है, उसकी लाश को क्लेम करने वाला कोई नहीं आज की तारीख में। शुजैया का मतलब IDF आतंकी मार दिया गया शुजैया में कुत्ते की तरह, ये है सच्चाई। उसके बाद आप देखिए जो अलैन जो कैंप में हुआ वो मैंने आपको बताया। और अब देखिए यहाँ पर एक और बात आती है कि जो जेक सलिवन एक हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑफिसर थे, एक बड़े अधिकारी थे, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कहता रहा कि जो पीस डील है वो हमास ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। आज उसने कहा कि हम लोग झूठ बोल रहे थे, साफ कहा उसने कहा हम लोग झूठ बोल रहे थे। दरअसल हमास ने कभी कोई पीस डील ऑब्स्ट्रक्ट नहीं की, हमेशा वो पीस डील के साथ रहता है, लड़ता भी है, वो पीस डील के साथ रहता है। किसी ने सवाल भी मुझसे पूछा था, मैंने कहा ये राजनीति का हिस्सा है कि आप लड़ो, मारो, जीतो, फिर भी आप कहो कि हमें पीस चाहिए, क्योंकि आपको सच में पीस चाहिए, आपको अपनी आज़ादी चाहिए, आप सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमेशा शांति के पक्ष में रहोगे। हथियार भी उठाओगे तो इसलिए उठाओगे अन्याय के खिलाफ, जब तक अन्याय नहीं खत्म होगा शांति नहीं आएगी। तो ये देखिए पूरा जो आज की जो खबरें आपके सामने है। कल मैं फिर देखिए मैक्सिमम वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।